चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था चैप्टर सेकंड के बारे में, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि सेक्शन 3 से लेकर के 11 तक डिफाइन किए गए हैं, इसके बारे में। अब हम आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 12 से लेकर के जो 16 तक के जो प्रोविजंस किए गए हैं चैप्टर 3 में, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 3 की हम लोग बात करें फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द कमीशन। यह बात की गई है आयोग के कृत्य और शक्तियां। यहाँ पर सेक्शन 12 से लेकर के 16 तक डिफाइन किए गए, 12 to 16। एक नजर डाल लेते हैं शॉर्ट्स में किसमें क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द कमीशन यानी कि आयोग के कृत्य। सेक्शन 13 में हम लोग बात करेंगे पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरीज, जांच से संबंधित शक्तियां। सेक्शन 14 में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण की। सेक्शन 15 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द कमीशन, आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। सेक्शन 16 में बात करेंगे पर्सन लाइकली टू बी प्रीजुडिशियली अफेक्टेड टू बी हियर्ड, उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको डिटेल पे ले चलते हैं और वन बाई वन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 12 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर चैप्टर 3 जो रिलेटेड है ये आयोग के कृत्य और शक्तियां इससे संबंधित है। आर्टिकल 12 में हम यहाँ बात करेंगे आयोग के कृत्य, ये आयोग के जो कृत्य हैं वो क्या है। देखिए जरा ध्यान दीजिए। आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात कौन कौन से हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए का पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा, या तो स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन लोग कर सकते हैं यहाँ पे कंप्लेंट, या तो स्वप्रेरणा से न्यायालय सेल्फ, या किसी पीड़ित पक्षकार की, जो पीड़ित पक्षकार है उसकी, वो स्वयं करे आकर के। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट भी बात करें किसी उसकी ओर से यानी कि उसके बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन की बात करें कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई कि उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, इनमें से कोई भी। तो ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। और उनको क्या किया गया है, उसको प्रस्तुत की गई कोई अर्जी है, कोई एप्लीकेशन फाइल की गई। तो फर्स्ट में यहाँ पर नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 का का फर्स्ट। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए सेक्शन जो बन रहा है सेक्शन 12 का और का आप ये फर्स्ट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। मानव अधिकारों को किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या फिर दुष्कर्म किए जाने की। सेकंड पर ध्यान दीजिए। ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना। ये आप पढ़ रहे हैं 12 का और सेकंड। फिर कहा गया, देखिए ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं चा छा झा झा यहाँ तक, और तो इसमें आप खा नंबर पर जरा ध्यान देते हैं। यहाँ कहा गया कि किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्रवाई में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्लित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना। और गा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध
या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना। ये जितने भी आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये किसके कर्तव्य हैं? आयोग के। जो आयोग का मतलब यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से। इसके संबंध में जो कि आपने जो डेफिनेशंस पढ़ी हुई थी उस पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 2 का गा यानी कि 2C में आपने पढ़ा कि आयोग से जो धारा 3 के अधीन गठित किया गया मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है, ऐसा उसकी डेफिनेशन में लिखा है, जो कि आपने सेक्शन 2C में पढ़ा हुआ था, जिसमें आयोग की डेफिनेशन दी गई थी। जहां पर भी आयोग शब्द यूज किया जाए वहां पर हम मान लेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान दीजिए। तो आयोग के कृत्य क्या क्या है कि जब आयोग को कोई भी एप्लीकेशन या तो आयोग स्वयं प्रेरणा से करे या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति द्वारा या फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई निर्देश हो, उसके अनुसार किस संबंध में पहले आपने काम में पढ़ा हुआ था, यहाँ पर मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या फिर दुष्कर्म किए जाने के संबंध में कोई जांच करना हो, या फिर दूसरा सेकंड यहाँ पर बात की गई थी कि ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना। खामे यहाँ पर बात की गई किसी न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई लंबित है, किसी भी कार्रवाई में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्भित है, जो मानव अधिकार है उसके संबंध में कुछ लिखा गया, कुछ कहा गया है, और उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना। तो यहाँ पर ये इसमें भी मध्यक्षेप कर सकते हैं, पर ये न्यायालय के अनुमोदन से। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब किसी न्यायालय के समक्ष कोई लंबित कार्रवाई में कोई कार्रवाई है जो पेंडिंग चल रही है उस समय, यानी कि उसकी सुनवाई अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं है, उस ड्यूरेशन में अगर कोई मानव अधिकारों के अतिक्रमण की बात आती है तो ये उसमें भी इंटरफेयर कर सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, गांव में जो यहाँ पर बात की गई, का को ध्यान से देखिएगा। तत्व समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई भी प्रेजेंट में लॉ एप्लीकेबल हो, उसके बावजूद भी यहाँ पर कहा गया कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, इसके राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, या तो जेल में या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार के हेतु सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं। कहाँ पर ऐसी कोई भी संस्था हो, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट जेल को, या किसी अन्य संस्था का जहाँ पर व्यक्ति को उपचार और उसके सुधार के लिए या उसे संरक्षण के प्रयोजन के लिए लाया जाता है और वहां पर उनको एडमिट करके रखा जाता है। तो वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियां कैसी हैं, उनका अध्ययन करना, निरीक्षण करना और उस पर सरकार को सिफारिश करना। ये जो आप कॉलम पढ़ रहे हैं, यही सेम आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी पढ़ा हुआ। वहां महिलाओं से रिलेटेड जहां उनका संरक्षण गृह भी होता है, उसके संबंध में भी बात की गई। वैसे ही सेम यहाँ पर भी। तो जो ह्यूमन राइट कमीशन है, यहाँ पर केवल अभी हम नेशनल का पढ़ेंगे और स्टेट का इसके बाद में। तो देखिए यहाँ पर बात की गई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और ये ऐसा कर सकते हैं। ये आप सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं एक बार जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे सेक्शन 12 और उसका सी, या इसको आप गा भी बोल सकते हैं। अगला जरा घा पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं, चलिए जरा ध्यान देते हैं। सेक्शन 12 का घ यानी कि डी, संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा, किसके लिए? संविधान के लिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट बात की गई मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना। तो संविधान और उनके मानव अधिकारों के बारे में संविधान या फिर मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी विधि लागू है उसके द्वारा या उसके अधीन उपबंधित कुछ उपाय जो बताए गए हैं जिससे उनकी रक्षा की जा सकती है, उनका पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। तो ये सिफारिश किससे करते हैं? जनरली केंद्र सरकार से। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 12 का यहाँ आप पढ़ रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, ऐसी बातों का जिसके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, ऐसी बातें जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालते हैं। तो पुनरावलोकन करना और समुचित उपचारिक उपायों की सिफारिश करना। तो यहाँ पर कहा गया कि जो मानव अधिकार हैं उनके उपभोग में अगर कोई ऐसी चीजें जो विघ्न डालती हैं तो आतंकवाद की कैटेगरी में आती हैं, उनका पुनरावलोकन करना और फिर उनके लिए समुचित जो उपाय हैं उनकी सिफारिश करना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 12 और 12 का आप यहाँ पर चा पढ़ रहे हैं। तो चा पर देखें क्या बोल रहे हैं, मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना। सेक्शन 12 के यहाँ पर छा पर जरा हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए जरा छा पर, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना। कि जो मानव अधिकार हैं उनके संबंध में नए प्रयोग करना और उनका संवर्धन कैसे हो सकता है उनके बारे में। और नेक्स्ट यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 12 का चा, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार और माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। तो यहाँ पे देखिए जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच में मानव अधिकारों की जानकारी देना, उनका प्रसार करना, उनका प्रकाशन भी करवाना। और दूसरी यहाँ पर बात की गई संचार विचार और यहाँ पर माध्यमों और गोष्ठियों। कई बार आपने देखा गांव वगैरह में लोग आते हैं, नाटक नौटंकी नुक्कड़ करके लोगों को समझाते हैं क्या ह्यूमन राइट्स हैं हमारे और उनसे किस टाइप के अधिकार यहाँ पर मिल सकते हैं, इनके संबंध में उनके किस टाइप से मानव अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, उनके प्रति जागरूकता और उनका संवर्धन करना भी इनके अकॉर्डिंग आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना। जो मानव अधिकार के क्षेत्र में जो कार्यरत हैं गैर सरकारी संगठन है, जिनको आप एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या कोई अन्य संस्थाएं, कोई अन्य दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, तो उनका क्या करना, उनको उत्साहित करना, उनका प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट यहाँ पे जरा देखिएगा, इनाम ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं। ऐसे कोई भी कार्य करना जो मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं और उनके लिए आवश्यक हो, तो ये सभी कार्य किसके होंगे, आयोग के होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो आपने सेक्शन 3 में पढ़ा था, सेक्शन 3 का सब क्लोज 3, इसमें बात की गई थी कि अगर कोई भी कमीशन हो, चाहे वो SCA, चाहे वो ST कमीशन हो, चाहे वो OBC कमीशन हो, चाहे वो चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो, ये सब अगर यहाँ पर काम करते हैं, बी से लेकर के लास्ट यहाँ तक के कोई भी कृत्य करते हैं, तो उनको भी, उनके जो चेयरपर्सन है, उन आयोगों के चेयरपर्सन है, तो उनको भी क्या समझा जाएगा, यहाँ पर एक मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। और वो मेंबर कैसे होंगे, मेंबर का मतलब यहाँ पर सदस्य से लिया जाएगा, और जो मेंबर हैं उन मेंबर को ये माना जाएगा कि ये ह्यूमन राइट कमीशन जो है उनके क्या माने जाएंगे, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इनके मेंबर ये इस प्रयोजन के लिए समझे जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके ये सदस्य समझे जाएंगे जब ये कार्य कर रहे होंगे तब। चलिए जरा ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए प्लीज। किसी को भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं, चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन यहाँ पर एक बार 12 पर नजर डालिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। फिर ये सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, केवल ये इसके फंक्शंस के बारे में बात की गई, फंक्शंस एंड पावर्स, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कमीशन।
जो कमीशन है उसके फंक्शन और पावर्स क्या होंगे उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 12 की। यहाँ पर बात की गई है द कमीशन शैल परफॉर्म ऑल एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस नेमली। कैसे करेंगे? नंबर ए पे जरा ध्यान दीजिए, इंक्वायरी, suo motu or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf। या तो suo motu से या फिर कोई पिटीशन प्रेजेंटेड की गई हो विक्टिम के द्वारा या फिर किसी भी अदर पर्सन के द्वारा पर विक्टिम के बिहाफ पर, और ऑन अ डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। तो जो कोर्ट का मैटर यहाँ पे कहा गया है, या तो यहाँ पर HC हो सकता है या फिर SC हो सकता है, मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इनटू कंप्लेंट। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार कहा गया कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और अबेटमेंट देयरऑफ। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 का ए का फिर फर्स्ट। यहाँ कहा गया कि जब वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और अबेटमेंट हो रहा हो तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या की जा सकती है? इंक्वायरी। कौन कर सकता है? फंक्शंस ऑफ, आप पढ़ रहे हैं यहाँ कमीशन। कमीशन का मतलब है यहाँ पर द ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो यहाँ पर इसकी इंक्वायरी कर सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेकंड नंबर पॉइंट्स पर। यहाँ पर बात की गई है नेग्लिजेंसी इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई भी नेग्लिजेंसी की जाती है तो उसके लिए ये इंक्वायरी कर सकता है। बी नंबर पार्ट पर जरा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 का बी। ये जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी से लेकर के जो आप जे तक पढ़ेंगे, बी टू जे, यहाँ तक कि ये जो पॉइंट आप पढ़ेंगे इसमें अगर किसी भी आयोग के चेयरपर्सन के द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो इस कंडीशन में उन चेयरपर्सन को ऐसा माना जाएगा कि वो ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर। चलिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी पर एक नजर डालते हैं। सेक्शन 12 में कहा गया इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट। अगर यहाँ पर कोई भी जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग हो, जैसे यहाँ पे कहा गया इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जहां पर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कोई भी पॉइंट इन्वॉल्व हो, और ऐसे ही जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर पेंडिंग होनी चाहिए बिफोर द कोर्ट। तो यहाँ पर कोर्ट के अप्रूवल से वो यहाँ पर इंटरवेंट कर सकते हैं, इनकी उसमें मध्यस्थम वाला मैटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि हस्तक्षेप कर सकते हैं। यहाँ पर हस्तक्षेप की बात की गई। चलिए जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 12 का सी में जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया विजिट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट in any other law for the time being in force, any jail, other institution under the control of the state government, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। फिर कहा गया where person are detained or laws for purpose of treatment। कहा गया देखिए where person are detained or laws for purpose of treatment, reformation or protection for the study of the living conditions of the inmates thereof and make recommendations thereon to the government। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले ये विजिट कर सकते हैं। कहाँ पर विजिट कर सकते हैं? एनी जेल, अदर इंस्टीट्यूशन, और वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। वेयर पर्सन आर डिटेन फॉर लॉज, जहाँ पर लोगों को डिटेन किया जाता है किस पर्पज के लिए? लॉज के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रीटमेंट, जहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए उनको डिटेन किया जाता है। फिर रिफॉर्मेशन
और प्रोटेक्शन फॉर द स्टडी ऑफ द लिविंग कंडीशन ऑफ द inmates thereof and make recommendation thereon to the government। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जहाँ पर पर्सन को डिटेन किया जाता है, जिनमें जेल्स भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो भी चीजें चल रही, चाहे वो कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहाँ सिचुएशन में देखेंगे रिफॉर्मेशन क्या है, प्रोटेक्शन में क्या है, और उसकी यहाँ पर स्टडी करेंगे लिविंग कंडीशंस क्या हैं, और फिर इनमेट्स देयर ऑफ एंड मेक रिकमेंडेशन, और यहाँ पर उससे संबंधित रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये दसेंगे। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे आप? सेक्शन 12 सब क्लोज सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक्शन 12 सब क्लोज डी। डी पे यहाँ पर बात करें, रिव्यू द स्टेगार्ड प्रोवाइडेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लॉ for the time being in force for the protection of human rights and recommended measures for their effective implementation। मीन्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्या हो, उससे रिलेटेड जो मेजर्स हैं उनको रिकमेंड करना, इसके लिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। रिव्यू द जो सेफ गार्ड हैं उनसे रिलेटेड, प्रोवाइडेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए, या एनी अदर लॉ कोई भी लॉ हो जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो टाइम बीइंग इन फोर्स होना चाहिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, तो उनके लिए रिकमेंडेशन देना, वो मेजर्स जिनसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सेक्शन 12 का ई एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की गई रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अगर यहाँ टेररिज्म के कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं उनका रिव्यू करना, that inhabits the enjoyment of human rights and जिनमें जो ह्यूमन राइट्स हैं उनमें कोई भी बाधा उत्पन्न होती हो, एंड रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, तो जो अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स हैं उनको रिकमेंडेड करते हैं, और किसको रिकमेंड करेंगे, ये गवर्नमेंट को। चलिए जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एफ पर ध्यान देते हैं, सेक्शन 12 का एफ पर ध्यान दीजिए। Study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementation। तो यहाँ पे कहा गया study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementation। जो human rights के लिए रिकमेंडेशन फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, किस कंडीशन के लिए, स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इसमें किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज बताइए। इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी संधियां होती हैं उनसे संबंधित, और जो जैसे आपने सुना होगा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी चार्टर निकाले गए हैं या कोई संधियां की गई हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इसके संबंध में ये रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये कार्य किसका है, आयोग का। आयोग का मतलब क्या, जो सेक्शन आपने 2C में पढ़ा था, आयोग का मतलब यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, तो इनके ये कार्य। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 का जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में रिसर्च करने से संबंधित, उनका संवर्धन करना या उन्हें प्रमोट करना कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, इस फील्ड में हो, इनका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन क्या हो, समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, और उनका वायलेशन ना हो। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक्शन 12 के एच में एक बार ध्यान देते हैं, यहाँ पे कहा गया स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अमंग वेरियस, जो अलग अलग जो सेक्शंस हैं उसमें
ह्यूमन राइट्स को क्या करना है, स्प्रेड करना है, यानी उनको पढ़ाना है, फैलाना है, प्रचार करना है और उनकी लिटरेसी से रिलेटेड, जहाँ पर जो अलग अलग सेक्शंस हैं सबको ये समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, ह्यूमन राइट्स सबके लिए। तो जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं, ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं उनके लिए, चाहे वो वीकर सेक्शन हो या किसी भी तरह के सेक्शंस के, हम इनको ले सकते हैं। एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स थ्रू पब्लिकेशन। कहा गया कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच में मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी जो है उनको बढ़ावा देना, उनको प्रसार करना और फिर उनके लिए प्रकाशन करना। प्रकाशन मतलब आप समझते हैं पब्लिकेशन के लिए न्यूज़पेपर्स में और भी पत्रिकाएं जो आती हैं उनमें। फिर कहा गया आगे द मीडिया, सेमिनार्स एंड अदर अवेलेबल मीन्स, जो भी उस समय उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके अनुसार, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो सेमिनार्स के थ्रू हो, इन सब में जो भी अवेलेबल हो उनके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स लिटरेसी को स्प्रेड करना चाहिए, यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए आयोग यहाँ पर कार्य करता है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, आई पर ध्यान दीजिए, सेक्शन 12 और 12 का आई। एक बार ध्यान दीजिए, इनकरेज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो एफर्ट्स हैं उनको इंकरेज करना, एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं हैं जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनको इंकरेज करना। ये पर ध्यान दीजिए, सच अदर फंक्शन एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ऐसे जो भी फंक्शन हो जो आवश्यक हो प्रमोशन करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन करने के लिए जरूरी हो, नेसेसरी हो, उन सभी ऐसे सभी कार्य करना। ये सब किसके हैं, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड है, यानी कि इनके फंक्शंस की बात की गई। आपने यहाँ सेक्शन 12 पढ़ा, 12 में कमीशन की बात की गई है। इनका जो गठन होता है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ से ध्यान देते हैं हम लोग। सेक्शन आपने 3 में पढ़ा, 3 में आपने इनके कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर पढ़ा हुआ था कि हाउ टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और अब यहाँ पर बात की कि इनके कार्य क्या है, तो ये 12 में दिए गए, आप इनको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। सेक्शन 13 पर एक बार नजर डाल लीजिए, जांच से संबंधित शक्तियां कौन कौन सी हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 सब क्लोज नंबर फर्स्ट। यहाँ पर बात की गई आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशेष तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में भी सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 13 पर जो हम लोग बात करें, सब क्लोज नंबर फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं, यहाँ कहा गया कि जो आयोग है उसको इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय, जब वो जांच करेंगे तो उनके पास कौन सी पावर है, और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में, जो यहाँ नीचे डिस्क्राइब किए गए इनके संबंध में जो आप ये देख पा रहे हैं, कहा गया कि वे सभी शक्तियां होंगी जो सीपीसी में दी गई, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी बात का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को होती है, वो सभी पावर यहाँ पर आयोग के पास होंगी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कौन कौन सी होंगी। काम है यहाँ पर बात की गई साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना। तो 3 काम हो गए फर्स्ट में, फर्स्ट उनको समन करना, दूसरा उनको हाजिर कराना, और तीसरा यहाँ पर हो गया कि शपथ पर उनकी परीक्षा करना। ये 3 चीजें यहाँ पर होंगी। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कौन सा, सेक्शन 13, और 13 का सब क्लोज जैसे कि आप फर्स्ट ये देख रहे हैं, फर्स्ट का यहाँ पर का, तो ये सेक्शन इस टाइप से बन जाएगा, सेक्शन 13 सब क्लोज फर्स्ट का, या फिर आप इसे ए भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साक्षियों को समन करने से रिलेटेड बात की गई, हाजिर कराने से बात की गई है, और शपथ पर उनकी परीक्षा करना हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है सेक्शन 13 सब क्लोज नंबर जो फर्स्ट है, इसमें जो आयोग को जो पावर होंगी वो कौन सी पावर होंगी, या क्रिमिनल पावर है या सिविल पावर है, तो यहाँ पर बात की गई, यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन जो सिविल न्यायालयों को पावर्स हैं वही पावर्स हैं यहाँ पर इनके पास, तो वे सभी शक्तियां होंगी जो सीपीसी में दी है। सीपीसी का मतलब है ये सिविल पावर्स होंगी, ना कि इनके पास क्रिमिनल।
तो सिविल पावर की तरह ये इनको यूज कर सकते हैं। सेक्शन 13 आप पढ़ रहे हैं। आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 13 का सब क्लोज फर्स्ट का यहाँ पर बी या खा को आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहा गया कि किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा, कोई डॉक्यूमेंट है उसे प्रकट करने और उसको पेश करने की अपेक्षा ये कर सकते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 13 का सी एनपीगा पर ध्यान देते हैं। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, मतलब एफिडेविट पर साक्ष्य एविडेंस लेना। और सेक्शन 13 का जो ये सब क्लोज फर्स्ट है, फर्स्ट का डी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये जो सेक्शन है 13 मैंने लिख दिया था बाय मिस्टेक, पर यहाँ पर ये 13 का सब क्लोज फर्स्ट का गा है। इसको शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए एक बार फिर से, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेक्शन 13 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का सी या फिर आप इसे गा भी पढ़ सकते हैं, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 13 सब क्लोज फर्स्ट का डी या फिर घा। तो देखिए, किसी न्यायालय का या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना। कहा गया कि किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या फिर उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना। और दूसरा यहाँ पर बात की गई इंगा में साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, इन कमीशन निकालने की पावर भी इनको है। और ये सेक्शन 13 और सब क्लोज फर्स्ट का इन अकॉर्डिंग ऐसा ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 सब क्लोज फर्स्ट का चार में कहा गया कोई अन्य विषय जो विहित किए जाएं, ये यहाँ पर इनके पास ही पावर्स होंगी, जो कि सेक्शन आप 13 पढ़ रहे थे, सेक्शन 13 का सब क्लोज फर्स्ट। और इसमें इनको सिविल पावर्स दी गई है सीपीसी के अकॉर्डिंग, जो भी सिविल न्यायालय को पावर होंगी वो पावर्स यहाँ आयोग के पास होंगे। आयोग का मतलब आप समझते हैं, सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया? द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए जरा ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए गाइस, वॉइस क्लियर है क्या? जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी ध्यान देंगे। पावर्स रिलेटिंग टू इंक्वायरीज, सब क्लोज यहाँ पर फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 का। द कमीशन शैल व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कंप्लेंट की अगर इंक्वायरी की जा रही है इसके द्वारा कमीशन, तो कहा गया हैव ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स, तो इनके पास कौन सी पावर्स होंगी? सिविल कोर्ट्स की ऑल पावर्स इनके पास होंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। Trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908 and in particular in respect of the following matters namely, तो वो मैटर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, ए से लेकर के जो एफ तक डिफाइन किए गए इनकी ये बात कर रहे हैं। तो ए पर सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 सब क्लोज फर्स्ट का ए। यहाँ पर बात की गई है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। देखिए यहाँ पर बात की गई समनिंग की, समन करना, एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, जो विटनेस उनके अटेंडेंस के लिए, एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ, और उन्हें शपथ पत्र पर उनकी परीक्षा करना। इससे संबंधित ये तीन काम इनको पावर्स हैं, जो कि कैसे पावर्स इनको सीपीसी के अकॉर्डिंग है सिविल कोर्ट्स की पावर्स पास रहेंगी। तो ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है और सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, बी पे सेक्शन 13 सब क्लोज नंबर फर्स्ट का बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के डिस्कवरी के लिए या प्रोडक्शन के लिए ये पावर्स है, ये कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? यहाँ पर जो आयोग हैं उनसे रिलेटेड ये क्या करेंगे? पावर्स रिलेटिंग टू इंक्वायरीज, इसकी कौन कर सकता है? यहाँ पे कमीशन सेल, किस किस के लिए? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट्स के लिए भी ये ऐसा आदेश दे सकते हैं। ध्यान दीजिए जरा सी पर, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 सब क्लोज नंबर फर्स्ट का सी, यहाँ पर रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, तो एफिडेविट पर भी साक्ष्य लेने की भी पावर्स उनके पास रहेगी। डी में जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 13 सब क्लोज नंबर फर्स्ट का डी, रिक्वेस्ट
तो citing any public record or copy thereof from any court or office। तो कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या कोई कॉपी है वो लेने की पावर्स भी इनके पास रहेगी। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ई में issuing commissions for the examination of witnesses और डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कमीशन जारी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कमीशन के बारे में सुना था। अगला जरा ध्यान दीजिए एफ में एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब। कोई भी अदर मैटर है जो भी प्रेस्क्राइब किया जाए उससे संबंधित भी पावर्स इनके पास रहेगी। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं हम लोग। सब क्लॉज नंबर 2 पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए सब क्लॉज 2 पर यहाँ बात की गई आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्व समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो या उससे सुसंगत हो, और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176, 177 के अर्थ में ऐसी इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 और सब क्लोज 2। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि आयोग को किसी व्यक्ति से, जो आयोग है वो किसी व्यक्ति से क्या क्या काम करवा सकता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्व समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, इसका उस व्यक्ति द्वारा तत्व समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए और किसके लिए, किसी विशेषाधिकार के। फिर ऐसी बातों या विषयों पर इत्तला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो। आयोग के लिए अगर कोई भी जांच की विषय वस्तु के लिए अगर उपयोगी हो तो ऐसी बातों या विषयों पर इत्तला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी इसकी, आयोग की। तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, या उससे सुसंगत हो और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176, 177 के अर्थ में इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा। तो उसको ऐसा माना जाएगा कि वो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 176 और 177 है उसके अकॉर्डिंग वो वैध रूप से आबद्ध है और उसे आयोग को ऐसे इंफॉर्मेशन जो जांच में उपयोगी हो सकती है या जो इंक्वायरी की जा रही है उससे कोई सुसंगत है तो उसे देनी चाहिए। तो आयोग ये किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 का सब क्लोज 2। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, द कमीशन शैल हैव पावर टू इंक्वायर एनी पर्सन। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, द कमीशन शैल हैव पावर टू रिक्वायर एनी पर्सन सब्जेक्ट टू एनी प्रिविलेज विच मे बी क्लेम्ड बाय द पर्सन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन कोर्ट्स। यहाँ से इसको स्टॉप कीजिए, आगे देखिए जरा ध्यान दीजिए। टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन सच पॉइंट्स और मैटर्स as in the opinion of the commission। Furnish information on such points or matters as in the opinion of the commission, जो कि कमीशन की राय में may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry। क्या हो सकता है, यूजफुल हो सकता है और रेलिवेंट हो सकता है टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी, जो इंक्वायरी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसकी इंक्वायरी की जा रही है। एंड एनी पर्सन सो रिक्वायर शैल बी डीम्ड टू बी लीगली बाउंड। तो वहां पर जो पर्सन है ऐसा समझा जाएगा कि वो लीगली बाउंड है, किसके लिए, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 176 और सेक्शन 177 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 45 of 1860। सब क्लोज नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया है कि आयोग या फिर आयोग द्वारा इस नियमित विशिष्ट या प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो
राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो। ध्यान दीजिए क्या कहा गया, आयोग या आयोग द्वारा नियमित विशिष्टता प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी अन्य अधिकारी को कोई पावर दी गई है या उसे स्पेशली अपॉइंटेड किया गया है जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो, दंड प्रतिक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के उपबंधों के जहां तक वे लागू हों अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज की अभिकृत कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा। कौन ले सकेगा? आयोग किसी भी अन्य अधिकारी को जिसको वो इस पर्पज के लिए विशेषतया नियुक्त करे या कोई पावर दे, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा जो कि राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो और सीआरपीसी की जो सेक्शन 100 है उनके अकॉर्डिंग जो बंद किए गए हैं उनके अधीन रहते हुए आप क्या करेंगे, किसी ऐसे भवन में, ध्यान दीजिएगा, देखिए कहा गया किसी ऐसे भवन या स्थान में जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास है या कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित यहाँ पर कोई दस्तावेज पाया जा सकता है, तो वो प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिहित कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा। कौन ले सकेगा? जिस अधिकारी को विशेषतया नियुक्त किया गया है आयोग के द्वारा, तो आयोग उसको ये पावर दे सकता है। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा नजर डाल लीजिए पर सब क्लोज 3 पर। देखिए यहाँ कहा गया कि द कमीशन और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ गजेटेड ऑफिसर स्पेशली ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द कमीशन। तो स्पेशली ऑथोराइज किसके द्वारा किया गया? कमीशन के द्वारा। और किसके लिए? स्पेशली ऑथोराइज इन दिस बिहाफ। और कौन नहीं होगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ गजेटेड ऑफिसर। तो किस बिहाफ के लिए? देखिए कहा गया मे एंटर एनी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए, और प्लेस कोई भी जगह पर, वेयर द कमीशन हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पर हो सकता है ऑफ द इंक्वायरी, जो इंक्वायरी का जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट वहां मिल सकता है, मे बी फाउंड एंड मे सीज एनी सच डॉक्यूमेंट। तो क्या कर सकेगा? वो ऐसे डॉक्यूमेंट को सीज कर सकेगा और टेक एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज देयर फॉर्म सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 100 ऑफ द CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया? जो डॉक्यूमेंट है उसको सीज कर सकते हैं एंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड कॉपीज उसकी ले सकते हैं, और कैसे? 100 सेक्शन 100 की जो CRPC की प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग, एंड इन सो फॉर एज इट मे बी एप्लीकेबल, जैसा कि जितना एप्लीकेबल हो सकता है सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग CRPC के अकॉर्डिंग उतने तक वो कार्य कर सकते हैं और इसके लिए वो ऑथोराइज माने जाएंगे। कौन माना जाएगा? वो ऑफिसर जो गजेटेड हो और जिसको इस बिहाफ के लिए कमीशन ने उसे ऑथोराइज किया हो, स्पेशली ऑथोराइज किया हो, जैसे ये लिखा हुआ है, और किसके द्वारा? कमीशन के द्वारा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ गजेटेड। ये 1 2 3 क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कहीं इंक्वायरी के लिए बात की जाती है या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए बात की जाती है, तो CRPC में प्रोविजंस दिए गए नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वैसे यहाँ कहा गया नॉट बिलो द रैंक ऑफ गजेटेड ऑफिसर स्पेशली ऑथोराइज इन दिस बिहाफ बाय द कमीशन। कमीशन किसी को ऐसे ऑथोराइज करते हैं तो वो उस स्थान में एंट्री करके वो डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं, और देखिए जैसे यहाँ लिखा है सीज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? टेक एक्सट्रैक्ट्स एंड कॉपीज देयर फ्रॉम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 100। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ सब सेक्शन 4 पर एक नजर डालिए। इतना क्लियर हो रहा है गाइस सभी को? थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा। मैम बोरिंग नहीं है थोड़ा सा?
पर पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में तो आना है मैडम। तो थोड़ी सी तैयारी करके ना एक दो बार थोड़ा सा सिंपल सिंपल करके समझ लीजिए इसमें क्या है इसमें क्या है, तो ये हो जाएगा। पहले इसको सेक्शन पढ़ लीजिए, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स हम बना लेंगे और उन पॉइंट से ही सिंपल हो जाएगा। पहले पूरा पढ़ लीजिए। नहीं, उसमें बीच बीच में देखिए प्रोविजंस हैं, जहाँ पर आईपीसी के पैनल प्रोविजंस है वो इसमें इंक्लूड होंगे। दूसरा देखिए सीआरपीसी की जहाँ तक बात होती है तो प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग है। अगर कोई सिविल मैटर्स की कोई इंक्वायरी है तो यहाँ सीपीसी को भी किया जाएगा। भाई आयोग तो सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए वैसा माना जाता है, पर यहाँ पर इनके पास में सिविल पावर्स ज्यादा होती है, पर जहाँ पर जो प्रोसेस दी गई है तो उसको ये ब्रीच नहीं कर सकते। हाँ ये क्या है, रिकमेंडेशन कमेटी है, बाकी सेल्फ में किसी को पनिशमेंट तो दे नहीं सकते, ये केवल रिकमेंड कर सकते हैं। तो इनके पास सिविल पावर्स होती है, पर हाँ क्रिमिनल प्रोसीजर को भी ये फॉलो कर सकते हैं, पनिशमेंट का देने का इनका उतना नहीं है। चलिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, सब क्लोज 4 पर एक नजर डाल लेते हैं। एक आध दो सेक्शन ऐसे आएंगे आपको लगेगा कि हाँ ये अजीब है, पर पढ़ना तो है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देखिए चलिए ध्यान देते हैं। आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा, जो आयोग है उसको क्या समझा जाएगा, सिविल न्यायालय। कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, सेक्शन 13 सब क्लोज 4। यहाँ से एक ये क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। और जब कोई ऐसा अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178 और सेक्शन 179 और सेक्शन 180 में या फिर धारा 228 में वर्णित है, तो आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस, तब आयोग क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा, लिखा हुआ, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारता है, और वह मजिस्ट्रेट जिसे ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया है। देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पे आयोग को भले ही सिविल पावर्स हों, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया जाता है जो सेक्शन 175, 178, 179, 180 और 228 के सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, या तो आयोग की दृष्टिगोचरता में उसके समक्ष होता है या फिर उसकी उपस्थिति में किया जाता है, तब आयोग वहाँ क्या करेगा, जो अपराध घटित करने वाले तथ्यों को तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात और सीआरपीसी की जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग उसे मजिस्ट्रेट को भेज देंगे जिसकी अधिकारता यहाँ सुनी है। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे कैसे ट्रीट करेगा, जैसे उसको ये जो मैटर मिला है, केस मिला हुआ है, वो सेक्शन 346 के अधीन उनको भेजा गया सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, और वो उनको ऐसे ट्रीट करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सबक्लोज 5 पर एक बार नजर डालिए, यहाँ सबक्लोज 5 में बात की गई है। चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फिर आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो इंग्लिश मीडियम के वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 13 का सब क्लोज 4, जैसा कि आप ये पढ़ रहे हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ बात की गई, द कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट and when any offence as is described in section 175, 178, 179, section 180 or section 228 of the Indian Penal Code is committed in the view or presence of the commission. कहाँ पर, in the view of or presence of the commission may, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as provided for in the Code of Criminal Procedure 1973। देखिए कहा गया, अगर यहाँ पर प्रेजेंस में या व्यू में कमीशन के समक्ष ऐसा कुछ होता है, तो द कमीशन में आफ्टर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स कंस्टिट्यूइंग द ऑफेंस एंड द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज, तो आयोग को ये तो होगा कि उनके जो एविडेंस है उनको रिकॉर्ड किया जाए, और जो ऑफेंस हुआ उनके स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पर वो सब कंप्लीट करने के बाद में सीआरपीसी की जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग केस को क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड द केस टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, जिसको जुरिडिक्शन है उसको ये मैटर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इनकी फॉरवर्ड करेंगे। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टू ट्राई द सेम एंड द मजिस्ट्रेट
to whom any such case is forwarded shall proceed. तो कैसे प्रोसीड करेंगे? To hear the complaint against the accused as if the case has been forwarded to him under section 346. जैसे उनको 346 के अकॉर्डिंग केस को फॉरवर्ड किया गया, वो मजिस्ट्रेट ऐसे ट्रीट करके उसको आगे प्रोसेस करें। और इसकी ये सेक्शन किसका है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। क्या है? कोर्ट को जो कमीशन है उसको कौन सी पावर है? द कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट। तो कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, ना कि क्रिमिनल की। तो क्रिमिनल का अगर कोई केस ऐसा होता है तो उस केस के स्टेटमेंट क्या क्या कर लेंगे? यहाँ पर केस के स्टेटमेंट ले लेंगे और उनको रिकॉर्ड कर लेंगे और उनके बाद उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे जिसकी जुरिडिक्शन है। सब क्लोज 5 पर एक बार नजर डालिए, जो हिंदी मीडियम के वो भी ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 13 सब क्लोज ऑफ 5 पर यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ कहा गया कि आयोग की समक्ष प्रत्येक कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा। तो कहा गया, देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान दीजिए। आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्रवाई को, तो आयोग के समक्ष कोई भी कार्रवाई हो रही है भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा इनको? ये न्यायिक कार्रवाई चल रही है। और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और चैप्टर 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 195 की जब प्रोसेस हो या चैप्टर 26 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके पास सिविल न्यायालय की पावर्स होंगी। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर every proceeding before the commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193, 228 and for the purpose of the section 196 of the Indian Penal Code, and the commission shall be deemed to be a civil code for all purposes of the section 195 and chapter 26 of the Code of Criminal Procedure 1973। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सब क्लोज नंबर 6 पर। देखिए यहाँ बात की गई है, जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है वहां वह आदेश द्वारा उसके समक्ष फाइल की गई या लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है, अंतरित कर सकेगा। तो अगर आयोग को ऐसा लगता है कि उसके समक्ष जो भी फाइल की गई या कोई भी ऐसी कंप्लेंट है जो शिकायत लंबित है उसके पास, वो उसे राज्य आयोग को फॉरवर्ड कर सकता है। परंतु ऐसी कोई शिकायत तब तक अंतरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी ना हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारता ना हो। पर जो कंप्लेंट उसे फॉरवर्ड की जा रही है राज्य आयोग को, तो उसको ये ग्रहण करने की अधिकारता होनी चाहिए, तभी उसे ट्रांसफर की जा सके, यानी फॉरवर्ड की जा सके। सब क्लोज नंबर 7 पर एक नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 सब क्लोज नंबर 7। कहा गया धारा 6 जो जस्ट आपने ये ऊपर पढ़ी हुई थी के अधीन अंतरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरंभ में उसके समक्ष फाइल की गई है। तो राज्य आयोग को अगर कोई शिकायत ट्रांसफर की गई तो राज्य आयोग उसे ऐसे ट्रीट करेगा कि जैसे सबसे पहले कंप्लेंट उसके पास ही ट्रांसफर की गई, यानी कि फाइल की गई। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज नंबर 6 पर एक नजर डालते हैं। कहा गया वेयर द कमीशन कंसीडर इज नेसेसरी और एक्सपेंडेड so to do it may by order transfer any complaint fill और pending report, या तो कोई कंप्लेंट फिल की गई है या फिर तो पेंडिंग हो उनके समझ, it to the state commission of the state from which the complaint arise for disposal in accordance with the provisions of this act। फिर कहा गया देखिए फॉरवर्ड तो कर सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड दैट में यहाँ ध्यान दीजिएगा, नो सच कंप्लेंट शैल बी ट्रांसफर
ऐसी कोई भी कंप्लेंट ट्रांसफर नहीं की जाएगी अनलेस द सेम इज वन रेस्पेक्टिंग विच द स्टेट कमीशन हैज जुरिडिक्शन टू एंटरटेन द सेम, जहां पर स्टेट कमीशन को जुरिडिक्शन ना हो। सब क्लोज नंबर 7 पर नजर डालिए। सेक्शन 13 सब क्लोज नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। एवरी कंप्लेंट ट्रांसफर अंडर सब सेक्शन 6, कोई भी अंडर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, जो आपने यहाँ पर अभी जस्ट पढ़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंप्लेंट ट्रांसफर की गई है, शैल बी डील्ड विद एंड डिस्पोज ऑफ बाय द स्टेट कमीशन एज इफ इट वेयर अ कंप्लेंट इनिशियली फिल्ड बिफोर इट। वो कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे इनिशियली फिल्ड बिफोर इट, इस टाइप से उसे वो डिस्पोज कर सकता है। कौन? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये जस्ट हम लोग कभी आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, जिसके प्रोविजंस सेक्शन 21 से लेकर के 31 तक डिफाइन किए गए हैं, वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस उम्मीद है यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? प्लीज जल्दी से बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा समझ सकता हूँ कि बोरिंग हो गया होगा, ये लंबी क्लास है तो लग रहा है कि बोरिंग हो गया, लेकिन बस थोड़ा सा ही और बचा हुआ है। जैसे आगे कंप्लीट करेंगे गाइस, चलें कंटिन्यू। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 13 आप पढ़ चुके हो पूरा। अब इसको ना सिंपल वे में हम इसे मॉड्यूल कर लेते हैं। सिंपल वे में कैसे करेंगे, देखिए जरा ध्यान दीजिए। आप सेक्शन 13 के इस पर चले जाइए, जो डायरेक्ट है आपका वो देख लीजिए, फिर हम लोग सेक्शन 14 को कवर करते हैं। समझिए इसको, ये थोड़ा सा आपको लेंथी लगा होगा। कहा गया कि जांच से संबंधित आयोग की शक्तियां हैं क्या, कोई पावर्स हैं आयोग के पास? तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। देखो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयोग के पास कोई पावर्स हैं, तो हाँ है। और कौन सी पावर्स हैं? सबसे पहले तो बात की गई, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 और उसका फर्स्ट में क्या, कहा से लेकर के जो 4 तक पावर दी, इसके लिए एक लाइन यूज कर दी थी। इसको देखो, साक्षियों को समन करना लिखा हुआ है, फिर उनको हाजिर कराने की भी बात की गई, और शपथ पर उनकी परीक्षा। तो जनरली यहाँ पर साक्ष्य से आप लिख लीजिए साक्षी, साक्षियों को समन, ठीक, और हाजिर करना। दूसरा दस्तावेज को पेश करने के लिए, इनको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ जो साक्षी हैं, यहाँ पर शॉर्ट में पेन से आप लिख लीजिए छोटा सा, साक्षियों के संबंध में। नीचे शॉर्ट में छोटा छोटा सा लिखना है समन, हाजिर कराना, शपथ पत्र और साक्ष्य ग्रहण कराना, और फिर कमीशन निकालना। ये 3-4 पॉइंट जो है यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा सा, ये लाइन पढ़ाने का मतलब ये है कि एग्जाम में जब आएगा ना, तो ये लाइन आपको मिलेगी, तो आप ये सर्च कर पाओ। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे शॉर्ट में आप लिख लीजिए साक्षियों से रिलेटेड है, जो पावर सिविल कोड की, यहाँ पर एक लाइन में लिखना है साक्षियों से रिलेटेड है। कौन कौन से? कमीशन निकालना, हाजिर कराना और समन करना, इससे संबंध। अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है ना, तो आपको थोड़ा सा इसलिए याद हो जाएगा। दूसरे पर जरा ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई चीज हो और आयोग को लग रहा है कि जांच में उस विषय वस्तु का उपयोग हो सकता है, सुसंगत हो सकता है, तो सेक्शन 176 और 177 के अर्थ में अकॉर्डिंग उसे ली जा सकती है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख लीजिए, किसी व्यक्ति के कब्जे में अगर कोई चीज हो तो उसे आयोग उससे मंगा सकता है, ये पावर्स आयोग के पास है। तीसरे पॉइंट में आप यहाँ पर पेन से लिख सकते हैं, यहाँ पर साइड में कहीं पर भी आप लिख लीजिए, इतनी जो जगह खाली पड़ी होती है ना, तो डायरेक्ट में आप पेन से इस पर लिख सकते हैं, अपने नोट सिंपल सिंपल बना लीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं, क्या कहा गया, देखो अगर किसी स्थान में कोई चीज हो, अभी तो किसी व्यक्ति के पास थी, अब हम बात करें किसी स्थान में कोई चीज रखी हो, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा रखा हो जो आयोग किसी चीज की जांच कर रहा है, तो उसको ये विश्वास है कि वहां पर वो वस्तु वहां पर मिल सकती है, कोई दस्तावेज वहां पर मिल सकती है। तो एक व्यक्ति को उसे क्या करेंगे, विशेष प्राधिकृत कर सकते हैं, और वो जो अधिकारी होगा वो कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकता है, होना चाहिए यहाँ पर। तो राजपत्रित अधिकारी को वहां जाने के लिए ऑथोराइज कर सकते हैं कि वहां से वो डॉक्यूमेंट उठा लाओ। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी ऐसा नोट्स बना लीजिए, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए कि जब कोई वस्तु किसी स्थान विशेष में हो, तो वहां पर किसी व्यक्ति को विशेषता प्राधिकृत करके भेजा जा सकता है, जिसमें 100 की प्रोविजंस हो सकते हैं। तो 100 प्रोविजंस को आप छोड़ दीजिए, सिंपल लिख लीजिए किसी राजपत्रित अधिकारी को वहां भेज करके उस डॉक्यूमेंट को मंगाया जा सकता है, मतलब उसे लिया जा सकता है। आप चाहे उसके डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करा लीजिए, चाहे उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर जिस रूप में भी वो यूज हो सकता है, या उसे सीज भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि भवन या स्थान में, जैसे आप लिख सकते हैं किसी भवन या स्थान में जब कोई डॉक्यूमेंट हो, तो वहां पर किसी व्यक्ति को
विशेष प्राधिकृत कर सकता है आयोग और उससे मंगा सकता है। ऐसा सिंपली आप एक लाइन में इसको लिख लीजिए। 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पे बना करके लिख सकते हैं। क्या देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या पढ़ा था आपने कि भले ही वो सिविल न्यायालय है पर और उसके समक्ष कोई क्रिमिनल मैटर आ जाए अगर, तो फिर क्या करेंगे, मान लो उसके समक्ष एक घटना घट गई तो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके और उसके जो अभियुक्त के बयान है उन सब के कथन को लिख करके कहाँ भेज देंगे, जिस मजिस्ट्रेट को ट्रायल करने की जुरिडिक्शन। तो कहा गया कि सिविल अधिकारिता होते हुए अभी क्रिमिनल केस में आयोग क्या कर सकता है, सब डॉक्यूमेंट सब कलेक्शन करके कथन लिख करके मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 346 सीआरपीसी की प्रोसेस के अकॉर्डिंग। बस ठीक है, यहाँ एक लाइन में आप बना के लिख लीजिए। 5 नंबर में क्या था, क्या आयोग के समक्ष जो कार्रवाइयां होती हैं वो न्यायिक कार्रवाइयां, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी बन रहा है कि सब जितनी भी होंगी वो न्यायिक कार्रवाइयां होंगी। बस इतनी सी लाइन आपने शॉर्ट में लिखनी है, लिख लीजिए। अगला यहाँ पे देखिए 6 नंबर में क्या कहा गया, जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समुचित समझता है, क्या कि जो फाइल उसके पास जो शिकायत की गई वो राज्य आयोग को सुननी चाहिए तो वो राज्य आयोग को ट्रांसफर कर सकता है। और राज्य आयोग ऐसी एप्लीकेशन को क्या ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन अगर उसको अधिकारता है तो वो यहाँ पे ग्रहण कर सकता है। यहाँ एक शॉर्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि राज्य आयोग को ट्रांसफर करना 6 नंबर पॉइंट है। 7 में क्या किया गया, राज्य आयोग को अगर कोई शिकायत ट्रांसफर की गई तो वो उसे कैसे ट्रीट करेगा, जैसे उसके समक्ष ही फाइल की गई हो। ये लाइन एक लास्ट वाली लाइन आप यहाँ पर ये कवर कर सकते हैं। बस ये सेक्शन 13 वेरी सिंपल हो जाएगा। अब समझ में आया क्या? हेलो, अभी सिंपल होगा क्या? ऐसे ही आपको नोट्स बनाए, जितने बड़े बड़े आपको सेक्शन देते हैं ना उनको ऐसे सिंपल कर लीजिए, बड़े इजीली हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ह्यूमन राइट सबको आते हैं, बहुत अच्छे हैं, इतने प्यारे इतने अच्छे हैं कि लोग इनको छोड़ना नहीं चाहते। और सोचो आप ह्यूमन राइट्स की कितनी महत्ता, क्योंकि उनकी वजह से कितने लोगों का भला होता है। चलिए आगे जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 14 की तरफ चलें। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 14 पर एक नजर डालिए। यहाँ बात की गई अन्वेषण की, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन की। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा स्पीड में लेंगे इसको। आयोग, आयोग मतलब द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। देखिए जरा क्या कहा, जब अन्वेषण हो रहा, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, 14 सब क्लोज फर्स्ट, आयोग को ये पावर है कि जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार की सहमति से, क्या कर सकते हैं, केंद्रीय सरकार या उस राज्य की सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे जब इन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी हो। तो चाहे वो, अब यहाँ दोनों की ये कहा गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनके संसाधन यूज कर सकते हैं। कैसे, उनकी परमिशन लेकर, उनकी सहमति से, सहमति लेना इन्हें अनिवार्य है। सेक्शन 14 सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ कहा गया कि जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए। तो ध्यान देना, देखो क्या कह रहे हैं, जो आपने सब सेक्शन ऊपर पढ़ा फर्स्ट, कहा गया इसके अधीन अगर उपयोग किया जाता है, कोई भी संसाधन उपयोग किया जाता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 14 सब क्लोज नंबर 2, जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या फिर अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जा रहा है, आयोग के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, क्या करेगा वो, का किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा, हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा। जो आयोग के कर्तव्य थे वही यहाँ पर भी कहा गया। कहाँ पढ़ा था ये आपने, 12 का सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का। अब आप यहाँ कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 14 और सब क्लोज 2 और 2 का यहाँ पर का, ये आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, देखो कंडीशन वही है, जब अन्वेषण किया जा रहा है तो आयोग ने किसी व्यक्ति को अगर ऑथोराइज कर दिया तो बिल्कुल ऐसा माना जाएगा जैसे आयोग ही उसे समन कर रहा है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति भी क्या करेगा, उसे समन कर सकता है, हाजिर करा सकेगा, उसकी परीक्षा कर सकेगा। फिर अगला दूसरा खा में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप आर्टिकल, सॉरी सेक्शन 14 सब क्लोज 2 का बी,
किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा। और सेक्शन 14 सब क्लॉज 2 का सी यानी कि गा किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा। किसी लोक कार्यालय जो जहाँ पर है उसकी जो प्रतिलिपि है कोई जो उसके पास है तो वहां से कोई अभिलेख मंगा सकते हैं या उसकी कॉपी की भी अपेक्षा कर सकता है। तो बिल्कुल उसके लिए ये मंगा सकता है। कौन मंगा सकता है? जिस व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी अधिकारी या अब कोई भी अभिकरण हो, जिसकी सेवा उपधारा 1 के अधीन आयोग ले रहा हो। तो आयोग ने जिसके आयोग के निर्देशन में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा हो, जो अधिकारी हो या कोई अभिकरण हो, वो ये सारे काम कर सकता है। अगले जरा ध्यान दीजिए, यहाँ सब क्लॉज नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। कहा गया धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं। देखो, कहा गया कि कोई भी जो अधिकारी हो या अभिकरण हो जो आयोग के निर्देशन में काम कर रहा है और वहां पर कोई व्यक्ति अगर एविडेंस देने के लिए बुलाया जाता है और उसके द्वारा जो कथन किए जाते हैं तो वो वैसे ही माने जाएंगे कि उस व्यक्ति ने जैसे कि कथन उस अधिकारी के समक्ष नहीं किए, ऐसा माना जाएगा कि उसने आयोग के समक्ष किए हैं। तो वो जो अधिकारी कार्य कर रहा है आयोग के निर्देशन में, तो ऐसा माना जाता है कि वो जितने भी कार्य उसके समक्ष किए जाएंगे वो आयोग के समक्ष किए जाएंगे। सब क्लॉज नंबर 4 पर एक बार नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 14 का सब क्लॉज नंबर 4। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा 1 के अधीन किया जाता है, वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर जो आयोग द्वारा निम्नित विनिर्दिष्ट की जाए रिपोर्ट देगा। जैसे कोई भी अधिकारी हो चाहे अभिकरण हो, तो कहा गया चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकारी हो या कोई अभिकरण की बात कर रहे हैं और जो उपधारा 1 के अकॉर्डिंग आयोग के निर्देशन में अगर काम कर रहा है, तो आयोग ने कोई भी ऐसी अवधि दी हुई है कि जिसमें उसे किसी केस का अन्वेषण करना है या उस संबंधित में जो भी कार्रवाई करनी है वो आयोग को रिपोर्ट करेगा उस निर्दिष्ट समय में जो यहाँ पर आयोग उसे बताए। सब क्लॉज नंबर 5 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 14 सब क्लॉज नंबर 5। यहाँ क्या कहा गया? आयोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया आयोग उपधारा 4 यानी कि जो ऊपर कहा पढ़ा जस्ट अभी के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों और निकाले गए निष्कर्षों के यदि कोई हो सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो यहाँ पर कहा गया कि जो ऊपर उपधारा 4 में जो आपने यहाँ पढ़ा था इसमें ये, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट के संबंध में आयोग अब यहाँ क्या करेगा, ये उपधारा 4 के अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्ट दी गई थी ऊपर से कहा गया उसके अधीन दी गई रिपोर्ट में कथित जो तथ्य बताए गए हैं और जो निकाले गए निष्कर्ष हैं और यदि कोई हो सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा कि ये सही भी है कि नहीं, चाहे तो वो उसकी इंक्वायरी करा सकता है, अन्वेषण करा सकता है। इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो आयोग यहाँ पर क्या कर सकता है, उनका अन्वेषण कर सकता है, जो जिन व्यक्तियों ने इनकी जांच करा सकता है, जो लोग उस केस में इन्वॉल्व हों। जैसे कि गाइस एक मिनट लाइन पर रहिएगा प्लीज। देखिए जरा ध्यान दीजिए, कहा गया जो 4 में ऊपर जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया था उन्होंने कोई रिपोर्ट बना करके भेजी गई, तो उस रिपोर्ट के बारे में कि वो सही है कि नहीं उसके बारे में वो जांच कर सकते हैं और उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी की जा सकती है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो, तो उन सबकी परीक्षा कर सकेंगे और उसमें किसी ने सहायता की हो तो उनके लिए जो वह ठीक समझे, आयोग को जो ठीक लगता है वो ऐसे काम कर सकता है। सेक्शन 15 पर एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ कहा गया कि आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन, अगर
कोई व्यक्ति है और वो आयोग के समक्ष कोई कथन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया कि उसके सिवाय, किसके सिवाय, कोई व्यक्ति जो आयोग के समक्ष या व्यक्तियों द्वारा किए गए जो कथन है उनमें अगर वो झूठे कथन करते हैं, झूठे साक्ष्य देते हैं, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कथन है और ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, यानी कि अभियोजन है अगर यहाँ पे तो वो कर सकते हैं, अगर किसी ने मिथ्या साक्ष्य दिया तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। और कहा गया कि उसे किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई के अधीन नहीं करेगा, ना तो उसे सिविल और ना ही दंडिक कार्रवाई के अधीन कोई उसमें लेगा। और दूसरा, उसमें उसके विरुद्ध उसे प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि कहा गया कि किसी भी साक्षी को, किसी भी अभियुक्त को उसके ही अगेंस्ट में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति यहाँ झूठा कथन करता है या फिर कोई झूठा साक्ष्य देता है तो बिल्कुल उस पर अभियोजन चलाया जा सकता है। इतना क्लियर। पर यहाँ बात की गई है परंतु यह तब जबकि ऐसा कथन ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए और उसमें वो झूठ बोले तो बिल्कुल उस पर केस रजिस्टर किया जा सकता है। खामे ध्यान दीजिए, जांच की विषय वस्तु से सुसंगत है और उस संबंध में अगर वो झूठा कथन करता है तो उस पर केस रजिस्टर किया जा सकता है। अन्यथा की दशा में अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो उसकी दशा में उस व्यक्ति को उसके अगेंस्ट ही साक्ष्य देने के लिए, जैसे कोई अभियुक्त है और उसके अगेंस्ट ही साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सेक्शन 16 पर एक नजर डालें जल्दी से। देखें, उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई की जिन पर सुनवाई भी होगी तो उन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है। तो देखिए कहा गया कि जहां यदि जांच के किसी अनुक्रम में, जब जांच की जा रही है उसी किसी अनुक्रम में का आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है या आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है, तो फिर तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा। तो अगर लग रहा है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की जांच करेगा तो उसके आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है और उसमें उस जांच से उस व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो यहाँ उसे सुनवाई, जांच में सुनवाई और उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए समय, यानी कि साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा, यानी कि टाइम देगा यहाँ पे कि आप इसे साबित कर सकें। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, कहा गया परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है। देखिए ये बात वहां पर लागू नहीं होगी कि जहां कोई साक्षी है उसकी विश्वसनीयता पर कोई भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है तो उस पर ये बात लागू नहीं होगी। एक संबंधित केस है, जरा ध्यान दीजिए। शिकायतों पर मानव अधिकार आयोग द्वारा जांच उस व्यक्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आवश्यक अवसर दिया जाना चाहिए जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये केस था मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2002 कोर्ट MPLJ 321। तो कहा गया कि जिसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो उसे भी सुने जाने का अधिकार है और वो उस पर उसे जांच में उसे ये अवसर मिलना चाहिए, देना चाहिए कि वो अपने साक्ष्य पेश कर सके और अपने आप को निर्दोष साबित कर सके अगर उसके पास कोई है। ये केस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग बनाम मध्य प्रदेश राज्य। केसेस को थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।